अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्टडी IQ पर स्वागत है एंड आई एम डॉक्टर रंजीता। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस NCERT के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, विच इज़ अबाउट हीट। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन मेल मी एट दिस ईमेल ID, यू कैन फॉलो मी एट दिस इंस्टाग्राम एंड इस लेक्चर के PDF को लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लास 6 NCERT के साइंस चैप्टर्स को भी देखना चाहते हैं तो उस सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है इट इज़ अबाउट हीट। तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि हीट क्या होती है, हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट से आप किस तरीके से अलग करते हैं, थर्मामीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हीट जो होती है वो अलग अलग जगह पर किस तरीके से हमारे इस एटमॉस्फेयर में मूव करती है। ठीक है, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हीट सबसे पहले क्या है हम ये जान लेते हैं। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी है जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस को वो हॉट बनाती है। तो ये जो एनर्जी है ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कोई भी चीज़ है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हर एक चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल से बन के मिली हुई है। मतलब उसके कुछ बेसिक फॉर्मेशन वाले उसके कुछ पार्टिकल्स हैं जो उसको बनाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे पानी है, पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O है ना, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स अगर ये बहुत पास पास रहेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगी। अगर ये थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे तो वाटर बन जाएगा। ये बहुत दूर दूर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगी। ओके, तो सारे के सारे सब्सटेंस, सब के सब, चाहे वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, वो गैस है, वो सब के सब किससे बने होते हैं? वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो हीट कैसे जनरेट होती है? जब वो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट होती है। अगर तेज़ी से मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, अगर वो शांति से रहेंगे तो नो हीट। द हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो उस सब्सटेंस की हीट क्या होगी? उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना मोशन हो रहा है, जो भी वो सामान है, जो भी वो चीज़ है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना मोशन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हीट कितनी जनरेट करेगा। फाइन। तो हम बात करते हैं अब हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जब ऑब्जेक्ट जिसका कंटेंट, हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है उनको बोला जाता है हॉट। ठीक है, देखो जो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं बात करती हूँ हॉटनेस और कोल्डनेस की, तो वो एक रिलेटिव टर्म है। इफ़ यू विल से कि अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ गर्म है और ये चीज़ ठंडी है, तो आप जो है उसको रिलेटिवली बात करते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं हॉट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी चाय को बोल रहे हैं ये हॉट है, तो वो जो चाय है अगर उससे भी गर्म चीज़ें हैं, अगर आपको देखनी है उससे गर्म चीज़ें, तो आप फर्नेस जाके देखिए जहाँ पे मेटल्स को पिघलाया जाता है। अगर आपको उससे भी गर्म चीज़ देखनी है तो आप अपने अर्थ के कोर को जाके देखिए। हमारी जो अर्थ है उसके कोर के अंदर कितनी गर्मी है। उससे भी गर्म चीज़ देखनी है तो सूरज को देखिए। मतलब अगर सूरज के कोर की बात करिए तो मतलब हॉट क्या है? रिलेटिव है। सेम कोल्ड क्या है? वो भी रिलेटिव है। कुछ लोग थोड़ी सी ठंड पड़ती है उसको कोल्ड बोलते हैं। अगर आपको देखनी है ठंड तो आप जाके देखिए अंटार्कटिका, वहाँ पे देखिए माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो मतलब हॉट एंड कोल्ड बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, एक चीज़ को जब हम गर्म बोलते हैं तो वो दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में बात करते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी चीज़ की हीट अगर लो है तो हम उसे कोल्ड बोल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटिव हैं। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। आप एक एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। आप अपना एक हाथ जो है ठंडा पानी में डाल लीजिए। आप 2 टब 3 टब लीजिए। एक टब के अंदर गर्म पानी है, थोड़ा ज़्यादा गर्म मत करिए, ल्यूक वार्म पानी कर लीजिए जिसमें आप हाथ डाल सकते हैं। एक के अंदर आप फ्रिज में से निकाल के बॉटल डाल लीजिए, वो डाल लीजिए। एक जो है उसमें नॉर्मल पानी, नॉर्मल जो टैप में पानी आ रहा है पानी की टूटी में, उसमें से निकाल के तीसरे टब में डाल लो। एक हाथ डालो इसमें, एक हाथ डालो गर्म में, एक ठंडे में। तो जब आप नॉर्मल पानी में डालेंगे ना, दोनों हाथ वही हाथ से एक साथ निकाल के दोनों नॉर्मल पानी में डालो, तो आपके जो आपका हाथ था जिसको आपने गर्म पानी में डाला हुआ था, उसको फील होगा कि ये पानी जो है क्या है? ठंडा। और जो आपने ठंडे पानी में डाला हुआ था हाथ, उसको फील होगा कि ये पानी गर्म है। मतलब क्या है? पानी तो सेम टेम्परेचर पे है, एक ही पानी है। जैसे ही आपने हाथ डाला तो एक हाथ को गर्म फील हुआ, एक हाथ को ठंडा फील हुआ। क्यों? क्योंकि एक हाथ ठंडे पानी में था, एक हाथ गर्म पानी में था। तो दिस इज रिलेटिव, हीट इज रिलेटिव। फिर हम बात करते हैं थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट,
द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। आप पहले तो थर्मोमीटर से पहले आप जान लीजिए टेम्परेचर क्या होता है। हमने एक डिग्री डिसाइड की हुई है कि भाई इतने टेम्परेचर को बोला जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने इन द सेंस साइंटिस्ट ने बैठ के उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है कि भाई इतना टेम्परेचर रेज होगा तो उसको 1 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, इतना टेम्परेचर रेज हो गया तो उसको 2 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ टेम्परेचर, है ना। 1 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री है, 37 डिग्री सेल्सियस है। सो द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ओनली प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट्स विच ऑब्जेक्ट इज हॉट और विच वन इज कोल्ड। ठीक है, देखो जो अगर आप बॉइलिंग वाटर को ले दोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको हॉट लगेगा। अगर आप मेल्टिंग आइस की बात करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। आइस की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो मतलब बात क्या है, जो हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है, उस टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर है वो बताता है। फिर हम बात करते हैं थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम मेजर कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म और कितना ठंडा है। स्केल है मतलब बेसिकली ये, जिसमें क्या होता है, द स्केल इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मार्क्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द थर्मामीटर ट्यूब। 0 डिग्री मार्क एंड 100 डिग्री मार्क इन 100 इक्वल डिवीजन। देखो 2 तरीके के थर्मामीटर्स की बात करेंगे हम इसमें, क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करेंगे और लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करेंगे। ठीक है, तो थर्मामीटर जो होता है उसमें डिग्री सेल्सियस मेंशन किया जाता है। द मोस्ट कॉमन जो यूनिट है जिससे कि हम नापते हैं वो डिग्री सेल्सियस है। और भी यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से? फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और एक और स्केल होता है, बताइए कौन सा? दिस इज़ अ क्वेश्चन। ठीक है, बोथ द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर आर मर्करी थर्मामीटर। तो देखो थर्मामीटर के अंदर क्या रहता है? मर्करी। कौन सा सब्सटेंस थर्मामीटर के अंदर भरा जाता है? तो वो होता है मर्करी। ओके, क्यों मर्करी होता है ये हम अभी आगे जानेंगे। When a particular amount of heat is supplied to thermometer bulb consisting of mercury, then the mercury expand। क्योंकि मर्करी जो है जैसे ही उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्सपेंशन होता है उसके अंदर। एंड एक्सपेंशन का मतलब क्या है? वो उस ग्लास की ट्यूब में, ये देखिए ये थर्मोमीटर बनाया हुआ है, तो आप इसमें देखिए जैसे ही यहाँ से टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मर्करी, यहाँ पे जो है थर्मोमीटर में मर्करी भरा हुआ है, जैसे ही देंगे तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा आप समझ जाएंगे कि टेम्परेचर कितना है। ओके, तो हम बात कर रहे थे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर दिया जाएगा तो उसमें राइज करता है मर्करी एंड द फैक्ट यूज्ड इन मेजरिंग द टेम्परेचर। जो यही प्रॉपर्टी होती है मर्करी की कि वो हीट करने पर एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है किसमें? थर्मोमीटर्स में। तो अब हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर लेते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिससे कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं जब फीवर होता है, ये देखिए ऐसा होता है ना हमेशा। इन केस फीवर व्हेन यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, थर्मामीटर जो होता है इसके अंदर एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, ये दिख रही है आपको, एंड ए यूनिफॉर्म बोर। देयर इज अ ग्लास बल्ब एट वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ मर्करी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये ग्लास बल्ब होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर मर्करी रहेगा। क्लिनिकल थर्मामीटर के फीचर्स क्या होते हैं? देखो अब ये बात आपको पता रहनी चाहिए, क्लिनिकल थर्मामीटर में 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक मार्किंग नहीं होती, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है एवरेज रेंज। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉट बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री से नहीं जा सकता ऊपर, तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके अंदर लिमिटेड मार्किंग दी जाती है। ओके, द बल्ब कंटेनिंग मर्करी और क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक। जो देखो जो बल्ब होता है ना उसके बीच में एक किंक होता है। जो बल्ब होता है मर्करी का, जो थर्मामीटर होता है उसके बीच में एक किंक होता है, मतलब एक ऐसे जाएगा और उसके बीच में ऐसे बना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे एक ऐसे बना होता है। ये किस लिए बना होता है? इसको बोल रहे हैं किंक। ओके, ये किस लिए बना होगा? ये इसलिए बना होता है व्हेन द थर्मामीटर बल्ब इज़ रिमूव फ्रॉम द माउथ, तो उसके वो जो है वो फ्लो ना करे। देखो किंक इसलिए दिया जाता है ग्लास ट्यूब में टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर बल्ब व्हेन द थर्मामीटर बल्ब इज़ रिमूव फ्रॉम द माउथ ऑफ अ पेशेंट। जब भी थर्मामीटर को हम निकालेंगे उसकी सेफ्टी फीचर दिया गया, उसके अंदर एक ऐसे एक बैंड दिया होता है। फाइन, किंक प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल इन द थर्मामीटर ट्यूब फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। अगर किंक नहीं होगा
तो वो अपने आप से नीचे गिर जाएगा टेम्परेचर लेवल जो है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, लेवल ऑफ मरकरी। तो इसलिए कैसे बैंड दिया जाता है। जो मरकरी है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, थर्मोमीटर के अंदर मरकरी का यूज़ किया जा रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसको डिफ़िकल्ट है डिस्पोज करना, तो इसीलिए थर्मोमीटर को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नॉट बी यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड रेंज दी गई है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे तो वो फट सकता है। ओके, ऑन द अदर हैंड जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक की मार्किंग होती है। वाइड रेंज है क्योंकि लेबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ों का टेम्परेचर चेक करना पड़ता है, तो उसके अंदर ज़्यादा मार्किंग दी जाती हैं एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मामीटर। ये देखिए ये लेबोरेटरी थर्मामीटर दिखाया गया है, और ये नहीं, ये सॉरी मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ये एक अलग है। ये क्या होता है, स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिकली क्या रिकॉर्ड करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, तो इनको मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर कहते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट टीवी। तो ये जनरली जो वेदर वाले जो रिपोर्टिंग वाले जो साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं ये वाला थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी में यूज़ होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर डे टू डे यूज़ में हम यूज़ करते हैं। फिर बात आती है अभी कि डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है। अभी क्या हो रहा है, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ रहा है जिसके अंदर कोई मरकरी नहीं होता, तो उसकी जो मरकरी के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको बचाने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज़ किया जा रहा है, विच यू ऑल नो, आपके घरों में सबके घर में होता है। उसके अंदर क्या होता है, मरकरी नहीं होता, इसके अंदर मरकरी, नो मरकरी। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हम बात करते हैं, ये तो था थर्मोमीटर के बारे में, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। तो हीट जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। ओके, किस ऑब्जेक्ट की तरफ, हाई टेम्परेचर से टू अनदर ऑब्जेक्ट विच इज़ हैविंग लो टेम्परेचर। अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो हीट इस फ्लो में ऐसे हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करती है। द फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, कुछ भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप कुछ गर्म चाय पी रहे हैं, उसके अंदर स्पून डालिए, आपकी वो स्पून गर्म हो जाएगी। अगर आप एक ऐसा चाय बना रहे हैं, उस हैंडल के अंदर, चाय के पैन पर वो नहीं है, इंसुलेटर वाला हैंडल नहीं है, तो हैंडल जो है वो मेटल का हैंडल है, तो वो गर्म हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल है। देखो हीट कब तक फ्लो करती है, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक हॉट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया और एक मैंने आपको कोल्ड ऑब्जेक्ट बता दिया, तो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होगा हीट का। लेकिन ये हीट का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, दोनों पार्टिकल्स का टेम्परेचर सेम आ जाएगा। मान लीजिए ये एक बहुत हॉट करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक गर्म पतीला है दूध का, उसके ऊपर प्लेट ढक दीजिए और उसके ऊपर आप फ्रिज में से निकाल के एक ठंडी चीज़ रख दीजिए, तो वो कब तक हीट ट्रांसफ़र होगी, वो जो ऊपर आप उसके ऊपर छोटी कटोरी रखेंगे उसका टेम्परेचर भी थोड़ी देर में दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी हीट वो यहाँ से कम हो जाएगी, थोड़ी सी इसकी हीट बढ़ जाएगी, मतलब दोनों को इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाएगा। तो हीट दो बॉडीज़ के बीच में तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक कि उनका टेम्परेचर जो है सेम लेवल पर नहीं आ जाता। तो यही इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है। जैसे ही टेम्परेचर आ जाएगा सेम दोनों का, तो हीट फ्लो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। देर आर 3 ways थ्रू विच हीट कैन बी ट्रांसफर। अब हम देखेंगे कि 3 तरीके के होते हैं, इसमें हम बात करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीनों वो मेथड हैं जिससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। हीट वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है या वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है, इन 3 मेथड से। तो ये क्या क्या होते हैं हम इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम आप देखिए, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए कंडक्शन क्या हो रहा है, ये एक चाय का पतीला है मान लीजिए, इसके अंदर गर्म पानी या चाय बन रही है ना, ये पानी मान लेते हैं हम, पानी है इसके अंदर, वाटर। तो ये मेटल है, ये हीट हो गया, और ये भी मेटल है, ये भी हीट हो गया, मेटल है ये, ठीक है। तो ये दोनों हीट हो जाएंगे। अगर ये हीट हो रहा है तो ये भी हीट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसके कांटेक्ट में आने से जो हीटिंग हो रही है ये हो रहा है कंडक्शन। ओके, फिर कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन किस में हो रहा है, लिक्विड्स में। कन्वेक्शन होता है लिक्विड में, मतलब पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। रेडिएशन क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो प्लेट है इस पे रखा भी नहीं हुआ, इससे ऊपर है, लेकिन फिर भी ये इसको हीट कर दे रहा है, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट कमिंग इन कॉन्टैक्ट भी हीटिंग हो रही है, दैट इज रेडिएशन के थ्रू हो रही है। कंडक्शन कैसे होता है, दो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे तब हीट करेंगे, वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंच जाएगा। कन्वेक्शन क्या होगा, मूवमेंट्स होगा, सॉलिड जो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में मूवमेंट्स होगा,
तो उसकी वजह से कन्वेक्शन होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कंडक्शन की बात। तो कंडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट और फ्रॉम ए हॉट मटेरियल टू कोल्ड मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विद इट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ होल। देखो इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है। जो दो ऑब्जेक्ट आपस में जिसमें कंडक्शन होगा वो कॉन्टैक्ट में होने चाहिए फर्स्ट। दूसरा, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो होता है हीट ट्रांसफर होती है सेकेंड बात। दो चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। जिन ऑब्जेक्ट के बीच में कंडक्शन हो रहा है वो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है। दूसरी बात, वो दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब कि उनके जो पार्टिकल्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में मूवमेंट नहीं होती है। सो इन ऑल द सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड में ट्रांसफर होएगी क्योंकि सॉलिड जो होते हैं उसके मटीरियल्स मूव नहीं कर रहे। वाटर और एयर के मटीरियल्स तो मूव कर रहे हैं। क्या आपने सॉलिड के मटीरियल्स को मूव होते देखा है? क्या आपकी जिस टेबल है, आपका बेड जो सॉलिड है, उसके मटीरियल्स क्या उड़ जाते हैं क्या? हवा में नहीं होते ना, वो एक उसी शेप में रहता है। बट पानी के केस में क्या होता है? उसके मटीरियल इधर से इधर घूमते रहते हैं। और एयर के केस में क्या होता है? एयर को जैसे आप गर्म कर देंगे वो ज़्यादा ऊपर उठ जाती है, ठंडी कर देंगे तो वो नीचे बैठ जाती है। तो कंडक्शन किसके बीच में होता है? कंडक्शन होता है सॉलिड्स के बीच में। दो कंडीशंस चाहिए, कॉन्टैक्ट और दूसरी बात जो होती है विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो दिस इज कंडक्शन। फिर बात होती है किसकी? कन्वेक्शन कंडक्शन। चलो कंडक्शन के पहले इसमें एग्जाम्पल भी दे गए हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो दो चीज़ों की बात करेंगे, कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने थ्रू हीट को ट्रांसफ़र करने दे रहे हैं, उनके थ्रू हीट ट्रांसफ़र उनमें से पास कर सकती है हीट। क्या वो क्या होते हैं? वो मेटल्स होंगे मोस्टली, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर गुड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स में क्या आएगा? वुड आएगी, है ना, प्लास्टिक आएगा, वुड आ गया, इंसुलेटर हैं ये सारे के सारे। तो जो आपका जो वो होता है चाय बनाएंगे तो अगर आप उसको प्लास्टिक से कवर रखते हैं या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉलीमर से अगर उसको कवर करते हैं तो वो जो हैंडल होगा वो गर्म नहीं होगा। या वुड जो होगी, वुड की जो चीज़ें होंगी, वुड का जो आपकी स्पून होगी वो गर्म नहीं होती है ना। तो ये क्योंकि इंसुलेटर्स हैं। तो यूज़ ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट की बात क्या करते हैं? देखो अगर हम इसकी अप्लाइड पार्ट की बात करते हैं तो आप ये सारे पढ़ लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। विंटर्स में क्या होता है? आप वूलन क्लोथ पहनते हैं, वूलन क्लोथ के बीच में क्या होता है? एयर ट्रैप हो जाती है। एयर कौन है? एयर जो है बैड कंडक्टर है। जो वूलन क्लोथ्स कैसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि वूलन क्लोथ्स के जो पोर्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, उसके बीच में क्या आ जाता है? एयर होता है। एयर कौन है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसलिए वो हमको सर्दी से बचाती है। सेम जब आप दो ब्लैंकेट्स को ले लेते हैं, एक ब्लैंकेट के अंदर आपको ठंड लग सकती है लेकिन दो ब्लैंकेट के लिए नहीं लगती। क्यों? क्योंकि दो ब्लैंकेट्स के बीच में एक हवा की लेयर आ जाती है और हवा क्या है? हवा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो हमारी जो अंदर बॉडी हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगी। सेकेंड हम देखते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया कंडक्शन, ये वाला डायग्राम। फिर और क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं? जूट, सॉडस्ट, ये सब भी बैड कंडक्टर है हीट के। डबल वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो आपका रेफ्रिजरेटर है आपके घर में, फ्रिज है, उसके अंदर डबल वॉल होती है और उसके बीच में स्पेस होती है जिसके अंदर क्या फिल कर देते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल, ताकि आपके फ्रिज के अंदर जो ठंडक है वो बरकरार रहे। दो लेयर्स बनाते हैं, उसके बीच में कोई ना कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं और वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है? फ्रिज के अंदर जो ठंडा है, मतलब बाहर की हीट को फ्रिज के अंदर नहीं आने देगा। ब्लैंकेट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। दो ब्लैंकेट ज़्यादा क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो ट्रैप कर लेते हैं एयर की लेयर को। इसमें क्या लिखा है? समटाइम्स देयर आर टू थिंग्स विच आर एट सेम टेम्परेचर, इट सीम्स लाइक दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, वन बीइंग कोल्ड एंड अदर बीइंग वार्म। दिस हैपन्स बिकॉज सम थिंग्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाइल अदर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें ये लिखा गया है कि जो चीज़ें अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की, हमें लग सकता है कि वो ज़्यादा गर्म है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, बट वो नहीं होती है, कहीं सेम ही होती है, लेकिन वो कंडक्टर है तो इसलिए हमें फील हो जाता है कभी कभी ऐसा। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकेंड फिनोमिना, कन्वेक्शन। देखो कंडक्शन किस में होता था? सॉलिड बॉडीज में होता था एंड विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। द सेकेंड फिनोमिना विच इज कन्वेक्शन, वो कैसे हो रहा है? ये है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ लिक्विड टू इट्स कोल्डर पार्ट्स बाय मूवमेंट ऑफ लिक्विड इटसेल्फ। इट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। मैंने आपको दिखाया था, पतीले के अंदर अगर दूध है या चाय पानी है तो वो कैसे गर्म होगा? जो अंदर वाला पानी है वो कैसे होगा? वो खुद ही पानी इधर से इधर घूमता रहेगा, वो कन्वेक्शन होता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस
सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है कन्वेक्शन, और किसमें सॉलिड्स में नहीं हो सकता। किस में हो सकता है? लिक्विड और गैसेस में। जिसके मटेरियल मूव कर सकते हैं उसी के अंदर हो सकता है। ये आपको समझनी है। देखो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं हम। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या डिफरेंस है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन इन वाटर। वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हम जानते हैं। एयर की तरह वाटर भी पुअर कंडक्टर है। ड्यू टू दिस रीजन इट कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन बट इट ट्रांसफर हीट बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, क्योंकि वाटर खुद ही मूव कर जाता है। अगर ये अच्छा कंडक्टर होता तो वो वाटर, इतना बड़ा वाटर है मान लीजिए, वो यहाँ से अपने आप में पास करके यहाँ पे पहुँचा देता हीट, कंडक्शन करता तो। लेकिन कंडक्शन नहीं करता वाटर, पुअर कंडक्टर है। तो ये इसमें वाटर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? खुद ही वाटर मूव करेगा इधर से इधर, तब उसके अंदर कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी। जब खुद की मूवमेंट से हिलेगा हवा से, फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा स्टेटमेंट मिलता है कि वाटर में जो हीट ट्रांसफ़र होती है इट इज़ ड्यू टू कंडक्शन, तो नहीं, वाटर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी? कन्वेक्शन के थ्रू। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये क्या हो रहा है ये बताइए? कन्वेक्शन हो रहा है, एयर गर्म हो रही है, यहाँ पे यहाँ वाली एयर गर्म हो जाएगी, यहाँ वाली एयर गर्म हो रही है, फिर ऊपर जा रही है हीट, यह गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठेगी ये वाली एयर। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन एयर में कैसे होता है? जब एयर है, ये भी पुअर कंडक्टर है हीट की, हम जानते हैं। तो एयर में भी कैसे होता है? खुद एयर, जैसे नीचे वाली एयर को आप गर्म कर दोगे, ये सरफेस है, जैसे यहाँ पे बहुत गर्मी बढ़ेगी तो ये वाली एयर ऊपर उठ जाएगी, कन्वेक्शनल राइज बोलते हैं उसको। ये जो है हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कन्वेक्शनल राइज के बारे में। कन्वेक्शनल राइज ही इज़ द सोल रीज़न जिसकी वजह से हवा ऊपर उठती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इसी की वजह से सारी हवाएं चल रही हैं, इसी की वजह से मॉनसून आ रही है, कन्वेक्शनल राइज की वजह से, कन्वेक्शनल फॉल की वजह से, उसी की वजह से बारिशें हो रही हैं। ठीक है, तो ये हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में क्या होता है? देखो, डायग्राम से समझ लो आप। होता क्या है, ये डे टाइम की बात हो रही है। डे टाइम में क्या हो रहा है? डे टाइम में जब सन आ रहा है, मतलब सूरज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। पानी क्योंकि मूव करता रहता है, पानी को, इतने सारे पानी एक ही जगह पे सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड अर्थ है, यहाँ पे पत्थर है, मिट्टी है, ये सॉलिड है, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो ये गर्म हो जाता है। पानी क्योंकि मूवमेंट में रहता है इसलिए कम गर्म होता है, तो ये ज़्यादा गर्म, ये ठंडा, ये हॉट, ये कोल्ड। तो अब क्या होगा, हॉट होने के वजह से यहाँ की जो एयर है वो ऊपर उठ गई, कन्वेक्शनल राइज हो गया उसका, ये गर्म होके यहाँ वाली एयर ऊपर चली गई। तो क्या हुआ, अब ये ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। तो इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए इधर से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, सी की तरफ से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। तो डे टाइम में सी ब्रीज होती है, क्योंकि अर्थ जो होगी ज़्यादा गर्म होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो इसको फिल करने के लिए सी की तरफ से हवाएं चलेंगी, दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज इन द डे टाइम। फिर नाइट में क्या होता है? अब नाइट में ये हुआ कि अर्थ जो थी, सूरज चला गया, अब सूरज के जाने की वजह से ये गर्म होना तो बंद हो गई, तो अब क्या हुआ, ये ठंडी भी उतनी जल्दी हो जाती है अर्थ, तो ये एकदम ठंडा हो गई। लेकिन क्योंकि वाटर जो है मूवमेंट में है, वाटर मूव करता रहता है, ये वाला वाटर सब जगह मूव कर गया, तो क्या हुआ, एज कंपेयर टू अर्थ वाटर ज़्यादा गर्म रहेगा। अब यह अर्थ के कंपैरिजन में वार्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ जो है कोल्ड हो गई। जैसे ही सन गया, ठंडी 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 होते होते जब तक रात होना शुरू होती है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। अर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठंडी, मैंने क्या कहा था, रिलेटिव होती है हॉट और कोल्ड जो चीज़ें हैं। तो रिलेशन टू ओशनिक वाटर, पानी के कंपैरिजन में अर्थ जो है ज़्यादा ठंडी हो गई। अब ये ज़्यादा ठंडी हो गई तो क्या हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पे अगर ये ठंडा हो गया, गर्म है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर, यहाँ वाली हवाएं ऊपर चली गई और इसको फिल करने के लिए यहाँ से यहाँ आने लग जाएगी ब्रीज, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो रात में क्या होगा, लैंड ब्रीज होगी, दिन में क्या होगा, सी ब्रीज होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रेशर, जैसे ही हवा को हीट मिलेगी नीचे से तो वो ऊपर उठ जाएगी। यही होता है कन्वेक्शन का प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जो मटेरियल है वो मटेरियल के खुद के पार्टिकल्स मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो एयर खुद ही मूव कर जाती है ऊपर। अगर खुद यहाँ से मूव कर जाएगी
तो जिस जगह से वो मूव करेगी ऊपर, जो चीज़ गर्म है, जो जगह गर्म है, वहाँ से एयर ऊपर चली जाएगी। तो जहाँ से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। तो लो प्रेशर को फिल करने के लिए हाई प्रेशर जहाँ पर भी होगा उधर से हवा चलना शुरू हो जाएगी। बस यही है। दिन के टाइम पे हाई प्रेशर कहाँ पर होता है, सी में। रात के टाइम पे हाई प्रेशर कहाँ होता है, लैंड पर। तो इसलिए रात के टाइम कहाँ पे कौन सी ब्रीज चल रही है, लैंड ब्रीज। दिन के टाइम पे क्या चल रही है, सी ब्रीज। सो दैट्स इट। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें यही सब लिखा हुआ है। नाइट के टाइम पे क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए, मैंने आपको पूरा समझा दिया। यही सब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। ड्यूरिंग डे क्या होगा, हीटिंग इज लैंड हीट्स मोर देन वाटर, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। ड्यू टू दिस द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड लाइटर एंड राइजेज अप। राइज अप होने की वजह से क्या हुआ, लो प्रेशर। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से एयर आना शुरू हो जाएगी लो प्रेशर को फिल करने के लिए। दैट्स इट। थर्ड जो है हम बात करेंगे रेडिएशन की। तीसरा मेथड जिससे हीट ट्रांसफर होती है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है, जो रेडिएशन होता है इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इज थ्रू विच हीट एनर्जी फ्रॉम वन हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज। यहाँ पे जो होती है हीट रेज की फॉर्म में आती है, किरणों के फॉर्म में आती है हीट, विदाउट एनी मटीरियल मीडियम बिटवीन दैम इज नोन एज रेडिएशन। ज़रूरी नहीं है कि बीच में कोई मीडियम हो, बीच में मीडियम चाहे ना हो तो भी रेज आ जाएंगी। कैसे, सन से आ रही हैं, सन के बीच में और अर्थ के बीच में स्पेस है इतना सारा, फिर भी उसको क्रॉस करके सन की जो हीट रेडिएशंस हैं अर्थ तक आ रही हैं, तो वो क्या है, रेडिएशन। एग्जाम्पल क्या है, सन। सन की हीट रीचेज द अर्थ बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। द सन इज फार अवे फ्रॉम अर्थ, देयर इज मेनली एम्प्टी स्पेस। बताया मैंने आपको, वैक्यूम है बीच में, मतलब कुछ भी नहीं है। तो रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं है। विदाउट एनी मीडियम ऑल्सो रेडिएशन जो है वो आ सकती है। तो जो ये तीसरा जो मेथड है दैट इज ड्यू रेडिएशन। आप ये सब रीड कर लीजिएगा। द रेडिएशन ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम बिटवीन सन एंड अर्थ एट अ वेरी हाई स्पीड एंड अल्टीमेटली रीचेज ऑन द अर्थ। Therefore, we can say that the transfer of heat from hot object to cold object by process of radiation does not require a medium. This is what I told you. इसमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम देखते हैं इसमें, देखिए ये सन की आ रही है, थर्मल रेडिएशन रेडिएट्स थ्रू एयर फ्रॉम अ फायर। ओके, जैसे आप देखेंगे कोई आग जल रही है, बीच में आप होली के टाइम देखते हैं और आप बहुत ठंड पड़ती है तो आग जलाते हैं, तो आप आग के बीच में हाथ थोड़ी ना रखते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं, लेकिन रेडिएशन के थ्रू हीट आपके पास पहुंच जाती है। ये सारे एग्जाम्पल्स कुछ कुछ दिए गए हैं, यू कैन रीड ऑल दीज एग्जाम्पल, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट दैट आई हैव टोल्ड यू। फिर हम बात करते हैं क्लोथ्स जो होते हैं। जो क्लोथ्स होते हैं कि अप्लाइड पार्ट है इसका कुछ। समर्स में क्या होता है, हमें हॉट समर डेज में लोग वाइट कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि जितना भी जो वाइट कलर के कपड़े हैं, लाइट कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सन एंड हैंस कीप अस कूल। जो भी वाइट सरफेसेस होती हैं, शाइनी सरफेसेस होती हैं, वो अगर सन की जो रेज आएंगी वो उसको या तो रेडिएट बैक कर देंगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी, आई एम सॉरी, या फिर उसको कम से कम एब्जॉर्ब करेंगी, मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। आइस कैप्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं और सन से आने वाली रेडिएशंस को। डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं या डार्क कलर के कपड़े पहनने से क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हीट को बेटर, एंड ऑल्सो एमिट हीट बेटर देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट, और उनसे हीट बहुत ज़्यादा निकलती भी है डार्क कलर के कपड़े पहनने से। तो इसीलिए बोला जाता है कि समर सीजन में डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वूलन क्लोथ्स क्या करते हैं, वूलन क्लोथ्स पुअर कंडक्टर होते हैं, ये हम जान चुके हैं, उनके बीच में एयर होती है, तो वो हमारे को ठंड से बचाते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो ये थी कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से 3 मेथड्स हैं जिससे कि हीट ट्रांसफ़र होती है। हमने इसमें देखा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा थोड़ा थर्मामीटर के बारे में, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबॉरेटरी थर्मामीटर, इन दोनों के बारे में पढ़ा। तो दिस इज़ इट, दिस वॉज अ स्मॉल चैप्टर अगेन। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।